2010 का साल था। हिंद महासागर के बीचों बीच एक विशाल कार्गो जहाज चल रहा था। रात के 3 बज रहे थे। समुद्र शांत था। चालक दल के लोग अपनी ड्यूटी पर थे। तभी रडार पर कुछ हिला। छोटी छोटी 2 नावें तेज रफ्तार से जहाज की तरफ आ रही थीं। कप्तान ने अलार्म बजाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन नावों में सवार लोगों के हाथों में AK-47 थीं, RPG थे और उनकी आंखों में वो खौफ था जो भूख से पैदा होता है। अगले 20 मिनट में वो जहाज उनका था। ये सोमालिया के समुद्री डाकुओं की कहानी है। उन लोगों की कहानी जिन्होंने पूरी दुनिया के शिपिंग इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। और उस भारतीय नौसेना की कहानी है जिसने इन डाकुओं को उनकी औकात दिखाई। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं। वो सवाल जिसका जवाब इस पूरी कहानी की जड़ है। वो सवाल जिसे हम आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। एक मछुआरा डाकू कैसे बनता है? बात करते हैं 1991 की। सोमालिया में उस वक्त एक बड़ा सियासी तूफान आया। वहां के तानाशाह सियाद बारे की सरकार गिर गई। और जब सरकार गिरती है ना, तो उसके साथ सब कुछ गिरता है। पुलिस नहीं रही, फौज नहीं रही, कानून नहीं रहा। पूरा देश जैसे एक खुले मैदान में तब्दील हो गया, जहां जो ताकतवर था वही राज करता था। अब सोचिए, एक देश जिसकी सरकार नहीं है, जिसकी नेवी नहीं है, जिसका कोस्ट गार्ड नहीं है, उसके 3300 किलोमीटर लंबे समुद्री तट की रखवाली कौन करेगा? कोई नहीं। और यही वो मोमेंट था जब दुनिया के कुछ सबसे लालची लोगों ने मौका देखा। यूरोप और एशिया की बड़ी बड़ी फिशिंग कंपनीज ने अपने विशाल ट्रॉलर जहाज सोमालिया के समुद्र में उतार दिए। ये इल्लीगल था, पूरी तरह गैर कानूनी। लेकिन रोकने वाला कौन था? इन जहाजों ने सोमाली मछुआरों के मछली पकड़ने के इलाकों में घुसकर इतनी मछलियां पकड़ी कि स्थानीय लोगों के जाल खाली रहने लगे। वो मछुआरे जिनके परिवार पीढ़ियों से इसी समुद्र पर निर्भर थे, उनके बच्चे भूखे सोने लगे। और इससे भी बुरा हुआ, कुछ यूरोपीय कंपनियों ने सोमालिया के समुद्र को कचरा फेंकने की जगह बना लिया। जहरीला इंडस्ट्रियल वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट तक सीधे समुद्र में। जिस समुद्र से सोमाली लोग पीते थे, जिसमें उनके बच्चे नहाते थे। 2004 में जब एक सुनामी आई तो सोमाली तटों पर तरह तरह के जहरीले ड्रम बहकर आए। लोग बीमार पड़ने लगे, स्किन पर घाव होने लगे। यूएन ने बाद में कंफर्म किया कि यूरोपीय कंपनियों ने यहां टॉक्सिक वेस्ट डंप किया था। अब आप एक मछुआरे की जगह खड़े होकर सोचिए। आपकी नाव है, आपका जाल है, लेकिन मछली नहीं है। आपके बच्चे भूखे हैं, आपका समुद्र जहरीला हो रहा है। और वो लोग जो ये सब कर रहे हैं, वो बड़े बड़े जहाजों में बैठे हैं, ताकतवर हैं, और उन्हें रोकने वाली कोई सरकार नहीं है। उस मछुआरे ने एक दिन अपना जाल एक तरफ रखा और एक AK-47 उठा ली। यही सोमालिया की समुद्री डकैती की असली शुरुआत थी। शुरुआत में ये लोग खुद को वॉलंटियर कोस्ट गार्ड ऑफ सोमालिया कहते थे। उनका कहना था कि हम अपने समुद्र की रक्षा कर रहे हैं। कोस्ट गार्ड, जिनके पास स्पीड बोट्स थीं, AK-47 थीं और RPG लॉन्चर्स थे। पहले ये सिर्फ उन्हीं जहाजों को रोकते थे जो उनके समुद्री इलाके में घुसते थे। उनसे पैसे लेते, उन्हें वापस जाने देते। लेकिन धीरे धीरे एक बात समझ आई, इसमें पैसा है, बहुत पैसा। 2005 में एक छोटी सी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटे से समूह ने एक कार्गो जहाज को हाईजैक किया और उसके बदले उन्हें मिले $3 लाख। $3 लाख। एक ऐसे देश में जहां लोग एक दिन में $1 भी नहीं कमाते। खबर जंगल में आग की तरह फैली। गांव के नौजवान, बेरोजगार लोग, पूर्व सैनिक सब इस धंधे में आने लगे। और 2008 तक ये एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन चुकी थी। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपने कहीं नहीं सुना होगा। इन डाकुओं का सिस्टम समझिए। ये कोई रैंडम लुटेरे नहीं थे। इनके पास एक पूरा बिजनेस मॉडल था। इनका सबसे बड़ा हथियार था मदरशिप, एक बड़ा जहाज
जिसे ये पहले किसी फिशिंग ट्रॉलर को हाईजैक करके हासिल करते थे। इस मदरशिप पर होता था खाना, पानी, ईंधन, हथियार और सबसे जरूरी छोटी छोटी तेज स्पीड बोट्स। अब पिक्चर करिए, हिंद महासागर के बीच में हजारों किलोमीटर दूर तक सिर्फ पानी। एक बड़ा कार्गो जहाज अपनी राह चल रहा है। कप्तान को लगता है सब ठीक है। तभी मदरशिप से 2 स्पीड बोट्स निकलती हैं, इतनी तेज कि कार्गो जहाज का कप्तान रिएक्ट भी नहीं कर पाता। ये बोट्स जहाज के दोनों तरफ से आती हैं। एक तरफ से ध्यान हटाओ, दूसरी तरफ से चढ़ जाओ। ग्रैपलिंग हुक्स फेंके जाते हैं, रस्सी की सीढ़ियां लटकाई जाती हैं और AK-47 लेकर 5-6 लोग मिनटों में जहाज पर। गेम ओवर। इन डाकुओं के पास इन्वेस्टर्स होते थे। हाँ, आपने सही सुना, इन्वेस्टर्स, जो ऑपरेशन में पैसा लगाते और रैंसम मिलने पर हिस्सा लेते। पूरा नेटवर्क था। एक ग्रुप हमला करता, एक ग्रुप नेगोशिएशंस करता, एक ग्रुप लॉजिस्टिक्स देखता। ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी जितनी ऑर्गेनाइज थी। 2008 से 2012 के बीच जो हुआ वो शिपिंग इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे काला दौर था। इन 4 सालों में सोमाली डाकुओं ने 170 से ज्यादा जहाज हाईजैक किए, 3000 से ज्यादा नाविकों को बंधक बनाया और वसूली की $400 मिलियन से ज्यादा की रैंसम। $400 मिलियन। इन बंधकों की हालत का अंदाजा लगाइए। महीनों तक, कभी कभी 1 साल से भी ज्यादा, सोमाली तट पर किसी टूटे फूटे जहाज में या किसी गांव में, गर्मी, भूख और ये डर कि पता नहीं घर वापस जा पाएंगे या नहीं। नवंबर 2008, ये तारीख शिपिंग की दुनिया में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सोमाली डाकुओं ने एक ऐसा जहाज हाईजैक किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। MV सीरियस स्टार, एक सऊदी ऑयल टैंकर, दुनिया के सबसे बड़े टैंकर्स में से एक, 330 मीटर लंबा और उस पर लदा था 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल, जिसकी कीमत थी $100 मिलियन। इसे अफ्रीका के तट से 450 नॉटिकल माइल्स दूर खुले समुद्र में हाईजैक किया गया। दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैरान थे, इतनी दूर इतने बड़े जहाज को ये कैसे पॉसिबल था। ये पॉसिबल था क्योंकि इन डाकुओं ने अब अपनी रेंज बढ़ा ली थी। मदरशिप्स की वजह से ये 1000 नॉटिकल माइल्स तक ऑपरेट कर सकते थे। मतलब हिंद महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका शिकारगाह बन चुका था। इस एक घटना ने वर्ल्ड की आंखें खोल दी। अमेरिका ने अपनी नेवी भेजी, यूरोप ने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन समुद्र बहुत बड़ा था। डाकू बहुत चालाक थे और वो बंधक नाविकों को शील्ड की तरह यूज करते थे। कोई भी कंट्री सीधे अटैक नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें बंधकों की जान जाने का खतरा था। और तब आई भारतीय नौसेना। भारत के लिए ये सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं था। हिंद महासागर से हर साल भारत का 70% से ज्यादा ट्रेड गुजरता है। ये हमारी इकोनॉमिक लाइफलाइन है और जब उस लाइफलाइन को खतरा हो तो भारत चुप नहीं बैठता। अक्टूबर 2008 में INS तबर को गल्फ ऑफ एडन में डिप्लॉय किया गया। ये भारत की एंटी पायरेसी ऑपरेशंस की शुरुआत थी और पहले ही ऑपरेशन में INS तबर ने एक सस्पेक्टेड पायरेट वेसल को न्यूट्रलाइज किया। सिग्नल क्लियर था, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का बोलबाला होगा। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था, क्योंकि सोमाली डाकू आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी टैक्टिक्स बदली, अपने हथियार बढ़ाए और एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसने पूरी दुनिया की नेवीज को चकरा दिया। वो क्या स्ट्रैटेजी थी और भारतीय नौसेना ने उससे कैसे निपटा, ये हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। सोमाली डाकुओं ने एक बात बहुत जल्दी समझ ली, ताकत से नहीं दिमाग से जीतना होगा। जब दुनिया की नेवीज उनके पीछे पड़ गईं, तो उन्होंने अपना पूरा खेल बदल दिया और वो नया खेल था ह्यूमन शील्ड। बंधक नाविकों को वो जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ा करते थे, जहां से दूर से ही दिखें। किसी भी वॉरशिप ने अगर गोली चलाई तो पहले बंधक मरेंगे। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप था जिसमें हर नेवी फंस जाती थी। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट कहते हैं सिविलियंस को खतरे में मत डालो, और डाकू इसी रूल का फायदा उठाते थे। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी भी बदली।
अब रैंसम नेगोशिएशंस के लिए ट्रेन्ड नेगोशिएटर्स होते थे, इंग्लिश बोलने वाले, लीगल टर्मिनोलॉजी समझने वाले। ये लोग शिपिंग कंपनीज के साथ हफ्तों महीनों बात करते, धीरे धीरे रैंसम अमाउंट बढ़ाते। एक तरफ बंधक नाविक भूखे प्यासे बैठे हैं, दूसरी तरफ सैटेलाइट फोन पर पोलाइट नेगोशिएशन चल रही है। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, रैंसम की डिलीवरी कैसे होती थी? हेलीकॉप्टर से। जी हां, रैंसम के पैसे कैश में एक वाटरप्रूफ बैग में भरकर हेलीकॉप्टर से जहाज पर ड्रॉप किए जाते थे। कभी कभी तो रैंसम वेरिफिकेशन के लिए प्रोफेशनल कैश काउंटर्स भी भेजे जाते थे। ये इतना ऑर्गेनाइज था कि यकीन करना मुश्किल है। 2009 और 2010 में ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई कि इंश्योरेंस कंपनीज ने हिंद महासागर से गुजरने वाले जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम 3 गुना बढ़ा दिया। शिपिंग कंपनीज ने अपने रूट्स बदल दिए, कुछ ने तो अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना शुरू कर दिया, हजारों किलोमीटर ज्यादा, सिर्फ इसलिए कि सोमाली डाकुओं का डर था। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमाली पायरेसी की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी को हर साल $18 बिलियन का नुकसान हो रहा था। 18 अरब डॉलर, सिर्फ इसलिए कि एक देश की सरकार गिर गई थी। अप्रैल 2009 एक घटना हुई जो पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर देखी। MV मर्स्क अलाबामा, एक अमेरिकन कार्गो शिप। सोमाली डाकुओं ने इसे हाईजैक किया, लेकिन इस जहाज के कैप्टन थे रिचर्ड फिलिप्स, एक बहादुर इंसान जिसने खुद को बंधक बनवा लिया ताकि उसके क्रू को छोड़ा जाए। डाकू उसे एक छोटी लाइफ बोट में लेकर भागे। यूएस नेवी के 3 वॉरशिप्स उनके पीछे थे। 3 दिन चला ये ड्रामा खुले समुद्र में, और फिर यूएस नेवी सील स्नाइपर्स ने एक साथ 3 शॉट्स मारे। 3 डाकू, 3 बुलेट्स एक साथ। कैप्टन फिलिप्स आजाद। इस घटना पर हॉलीवुड ने कैप्टन फिलिप्स नाम की फिल्म बनाई। टॉम हैंक्स ने कैप्टन का रोल निभाया। लेकिन एक फिल्म बनने से समस्या खत्म नहीं होती। डाकू रुके नहीं, उन्होंने और ज्यादा एग्रेसिव होना शुरू किया। और यहीं भारत ने डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो गया। भारतीय नौसेना ने एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी बनाई। पहला लेयर था एरियल सर्विलेंस, P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट। ये वही एयरक्राफ्ट है जो अमेरिका की नेवी यूज करती है। इसके सेंसर्स इतने पावरफुल हैं कि ये हजारों फीट की ऊंचाई से समुद्र में एक छोटी नाव को भी डिटेक्ट कर सकता है। रात हो या दिन, तूफान हो या धुंध, P-8I की नजर से कुछ नहीं बचता। दूसरा लेयर था वॉरशिप्स की कंटिन्यूअस प्रेजेंस। INS मुंबई, INS मैसूर, INS गोदावरी जैसे जहाज हर वक्त गल्फ ऑफ एडन और हिंद महासागर के उस क्रिटिकल स्ट्रेच में पेट्रोल करते रहते। इन जहाजों पर होती थी एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स, हेलीकॉप्टर पैड और सबसे जरूरी मार्कोस, मरीन कमांडोज, भारत के सबसे एलीट फाइटर्स। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन है कि शुरू करने वाले 100 में से सिर्फ 5 से 6 ही कंप्लीट कर पाते हैं। ये पानी के अंदर भी लड़ सकते हैं, ये रात के अंधेरे में भी उतने ही इफेक्टिव हैं जितने दिन में। और ये एक मूविंग जहाज पर हेलीकॉप्टर से रोप के सहारे उतर सकते हैं मिनटों में। अब बात करते हैं उस ऑपरेशन की जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय नौसेना किस मिट्टी की बनी है। मार्च 2024 इंडियन ओशन में एक जहाज था, MV रून, एक बल्क कैरियर, बल्गेरियन फ्लैग। इसे सोमाली डाकुओं ने दिसंबर 2023 में हाईजैक किया था। 3 महीने से ये जहाज डाकुओं के कब्जे में था और अब डाकुओं ने इसे मदरशिप में कन्वर्ट कर लिया था। इस पर थे 35 आर्म्ड पायरेट्स और 17 बंधक क्रू मेंबर्स। इंडियन नेवी को इंटेलिजेंस मिली, INS कोलकाता को डिप्लॉय किया गया, साथ में P-8I एयरक्राफ्ट और मार्कोस की एक टीम। पहले P-8I ने एरियल सर्विलेंस की, जहाज की एग्जैक्ट पोजीशन, डाकुओं की संख्या, उनके हथियारों का अंदाजा। फिर INS कोलकाता ने जहाज को इंटरसेप्ट किया। रेडियो पर वार्निंग दी गई, सरेंडर इमीडिएटली। डाकुओं ने मना किया, उन्हें लगा कि बंधक उनकी ढाल हैं। INS कोलकाता ने जहाज के आगे वार्निंग शॉट्स फायर किए। समुद्र में पानी के खंभे उठे। डाकू फिर भी नहीं माने, और तब वो हुआ जो डाकुओं ने सोचा भी नहीं था। अगर आप इस कहानी में डूबे हुए हैं तो एक काम करें, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस तरह की कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं।
और अगली कहानी के बारे में वीडियो के आखिर में एक ऐसी बात बताएंगे जो आपको जरूर सुननी चाहिए। मार्कोस की टीम ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर से रोप के सहारे जहाज पर उतरना, साइलेंटली, स्विफ्टली एक एक डाकू को कॉर्नर किया। कोई एस्केप नहीं, कोई रास्ता नहीं। 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद 35 के 35 डाकुओं ने सरेंडर किया। 17 बंधक क्रू मेंबर्स सुरक्षित थे। एक भी गोली किसी बंधक को नहीं लगी। 17 फैमिलीज को उनके लोग वापस मिले। इसीलिए मार्कोस को दुनिया के टॉप स्पेशल फोर्सेस में गिना जाता है। लेकिन एमवी रुएन सिर्फ एक ऑपरेशन था। इससे पहले भी भारतीय नौसेना ने एक और ऐसा काम किया था जिसने समुद्री डकैती की कमर तोड़ दी। वो था एमवी लीला नॉरफॉक का बचाव, जनवरी 2024 में। जब डाकू जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आईएनएस चेन्नई वहां पहुंचा। मार्कोस ने जहाज पर रेपेल किया। डाकू भागे, पकड़े गए। 2008 से अब तक भारतीय नौसेना ने 150 से ज्यादा एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं। 3500 से ज्यादा नाविकों को बचाया है और 100 से ज्यादा पायरेट्स को गिरफ्तार करके भारत में ट्रायल के लिए लाया है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने समुद्री डाकुओं पर इतने सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन किए हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो बहुत जरूरी है। क्या सोमाली डाकू सिर्फ बुरे लोग थे या वो एक टूटे हुए सिस्टम के शिकार थे जिन्हें दुनिया ने पहले लूटा और फिर विलेन बना दिया? सच ये है कि दोनों बातें सच हैं। जिन लोगों ने निर्दोष नाविकों को महीनों बंधक रखा, उन्हें किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी सच है कि उन्हें उस मोड़ तक पहुंचाने में पूरी दुनिया का हाथ था। और इस पूरी कहानी में एक ऐसा पहलू है जो अभी तक किसी ने ठीक से नहीं एक्सप्लोर किया। वो पहलू जो बताता है कि आज भी समुद्री डकैती पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हुई। वो हिडन नेटवर्क जो आज भी एक्टिव है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें ऐसी रियल और पावरफुल कहानियां पसंद हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, अगली वीडियो में हम एक ऐसी मिस्ट्री लेकर आ रहे हैं जो समुद्र की गहराइयों से जुड़ी है। एक ऐसी घटना जिसे आज तक ऑफिशियली एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। जो लोग सच में रोमांचक और अनसुनी कहानियों के दीवाने हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि वो वीडियो आपको हिला के रख देगी। बस जुड़े रहिए।